सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आखिरकार क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो किस तरह से आपको करके आना है वो सारी की सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है अपन ने बायोटेक्नोलॉजी वाली बुक है, इसको अपन ने स्टार्ट कर रखा है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी सेमेस्टर के अंदर है, तो यदि आपके ये बायोटेक्नोलॉजी वाली बुक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है, बायोटेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए ही है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाए या किसी भी सेमेस्टर में आ जाए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही आपका रहेगा। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आखिरकार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था। इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं वैसे आप एग्जाम में करके आते हैं तो अच्छे और पूरे नंबर मिलने के आपको चांस रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये आखिरकार क्या होता है। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप सबके सब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखिए ह्यूमन जीनोम जो आपका प्रोजेक्ट था जिसको HGP के नाम से भी जाना जाता है, तो कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है एक नंबर में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट था, एक ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसको माना जाता है जो अभी तक का बायोलॉजी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको डिस्कवरी प्रोजेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा डिस्कवरी प्रोजेक्ट है। वो किसको माना जाता है? आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। एंड मेगा प्रोजेक्ट था, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था आपके बायोलॉजी का। इसका मेन उद्देश्य क्या था भाई? ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट की क्या जरूरत आ पड़ी? इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था कि इंसान के यानी ह्यूमन का जो डीएनए है, इस डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है, इसका अनुक्रम है, या बोले तो इसमें जो जीनोम है, इन जीनोम्स का क्या था पता लगाना, इसका मेन क्या था आपका उद्देश्य था। तो मेन उद्देश्य क्या था कि जो अपना डीएनए होता है इंसानों का, ह्यूमंस का जो डीएनए होता है, इस डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है, उस सीक्वेंस का क्या लगाना, पता लगाना ही क्या था इस जीनोम प्रोजेक्ट का क्या था सबसे बड़ा उद्देश्य था। अब आपको सबको पता है कि जो सरकारी काम होता है, सरकारी काम कभी भी आप देख लीजिएगा टाइम पे कभी भी पूरा नहीं होता है। आपको टाइमलाइन दे दी जाएगी कि भाई इस दिन अपन उद्घाटन करेंगे, लेकिन वो चीज क्या चली जाती है, आगे चली जाती है, क्योंकि सरकारी काम कभी भी टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन ओनली फॉर एक मात्र ऐसा प्रोजेक्ट था जो टाइम से पहले ही क्या हो गया था, पूरा हो गया था। हर एक जो देश से बोले तो पूरी दुनिया ने क्या किया था, इसमें कंट्रीब्यूट किया था, या बोले तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये पूरी दुनिया के लिए क्या था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसको पूरा करने के अंदर लगभग क्राइटेरिया कितना रखा था कि 15 साल के अंदर किसी भी हालत में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसको अपन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि 15 नहीं, ये 13 साल, बोले तो जितनी टाइमलाइन दी गई थी उससे 2 साल पहले ही क्या हो गया था, ये प्रोजेक्ट आपका पूरा हो गया था। तो चलिए वही चीज देखते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, स्टार्टिंग कब हुई थी? 1990 के अंदर इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया था, शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। एंड टारगेट रखा था 2005 के अंदर क्या कर देंगे, अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन 2003 के अंदर ही बोले तो तय प्रोजेक्ट से टाइमलाइन से 2 साल पहले ही इस प्रोजेक्ट को क्या कर लिया गया था, कंप्लीट कर लिया गया था। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट कितने साल चला था? आपके 13 साल तक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट चला था। अब बात आ जाती है कि इस प्रोजेक्ट को किसने चलाया, किसने ऑर्गेनाइज किया? तो एक संस्था थी जिसका नाम आपका क्या था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको NIH के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, इस कंप्लीट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज किया था। तो एग्जाम में एक नंबर में आ सकता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, किस संस्था के द्वारा ये जीनोम प्रोजेक्ट है इसका काम दिया गया था, कौन सी संस्था को दिया गया था? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी या अपन बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपकी हेल्थ है, इन दोनों को क्या दिया गया था, ये आपका प्रोजेक्ट दिया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, गोल क्या था, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसका मेन उद्देश्य था कि जो मानव के डीएनए के अंदर जो लगभग 3 बिलियन जो बेस पेयर की जो सीक्वेंस होती है, अनुक्रम होता है, बोले तो डीएनए के अंदर जो उसकी सीक्वेंस होती है, अनुक्रम होता है, उस अनुक्रम को क्या लगा
लगाना, पता लगाना, ये क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आपका मेन उद्देश्य था। तब सवाल आ जाता है कि इसको अपन अभी क्या पढ़ा कि ये क्या था, आपका मेगा प्रोजेक्ट था। तो भाई मेगा प्रोजेक्ट इसको क्यों बोला गया था? मेगा प्रोजेक्ट ये बोला गया था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या थे, बहुत ही बड़े पैमाने पर क्या हुआ था, खर्चा हुआ था, समय भी काफी ज्यादा लगा था, और मेन जो जरूरत थी वो था कंप्यूटर के अंदर डेटा को क्या करना, स्टोर करना। ये क्या थी, इसके अंदर काफी ज्यादा क्या थी, आपकी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों को क्या किया गया था, पूरा किया गया था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ उद्देश्य कि आखिरकार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या उद्देश्य थे। गोल की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य था कि मानव डीएनए का जो पूर्ण क्रम होता है, यानी जो भी न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है, उस न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस का क्या लगाना, पता लगाना क्या था, इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ में इसका एक उद्देश्य और था कि जो जीनों की संख्या होती है, कि सभी के सभी जीन होते हैं, उन जीन की संख्या कितनी होती है। पहले यह माना जाता था, जिस टाइम पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ज्ञात नहीं था, इसके बारे में इतना पता नहीं था, उससे पहले यह माना जाता था कि लगभग 80,000 से क्या हो सकते हैं, 1 लाख क्या हो सकते हैं, जीन की क्या हो सकती है, आपकी संख्या हो सकती है। इसके अलावा इन जो भी सूचनाएं मिलेगी, उन सारी के सारी सूचनाओं को स्टोर करना, और स्टोर करके क्या करना, उनका एक डेटाबेस क्या करना, तैयार करना, यह भी क्या था, एक इनका मुख्य उद्देश्य था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इसके साथ साथ में अब जो भी सूचनाएं मिलेगी, इन सूचनाओं का क्या करना, अध्ययन हेतु विश्लेषणात्मक जो यंत्र होते हैं, एनालिटिकल जो आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे, उन इंस्ट्रूमेंट का भी फॉर्मेशन करना, उनका भी निर्माण करना, उनको भी बनाना, यह भी क्या था, एक सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके साथ साथ में जो भी अब सूचनाएं मिलेगी, जो भी डेटा मिलेगा इस प्रोजेक्ट के बाद में, इस प्रोजेक्ट के बाद में जो भी डेटा मिलेगा, उस डेटा का यूज चिकित्सा के रूप में, एंड जो आपका औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो आपका क्षेत्र रहेगा, मेडिकल रीजन रहेगा, उन सारी जगहों पर क्या करना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट का क्या करना, यूज करना, ये भी एक क्या था, इसका मेन उद्देश्य था। इसके साथ साथ में जो ELSI जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का क्या करना, निवारण करना। जैसे ई का मतलब हो गया इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज थे, इन सारे के सारे चीजों का क्या करना, पूरी रूप से क्या करना, निवारण करना, इनको सॉल्व करना, ये भी क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ उद्देश्य थे। तो ये सारे के सारे उद्देश्य क्या थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थे। अब जैसे इसका रिजल्ट निकला, जैसे ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद में देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या परिणाम था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, उसके अंदर जो डीएनए का कुल जीनोम था, वो कुल जीनोम कितना था, 3164.7 मिलियन बेस पेयर का क्या था, ह्यूमन डीएनए का क्या था, कुल आपका जीनोम था। या बिलियंस में बात करें तो लगभग 3.1 बिलियन क्या था, इसका बेस पेयर था। साथ में अभी अपन ने क्या बात की थी कि पहले यह माना जाता था कि लगभग 80,000 से 1 लाख तक क्या हो सकते हैं, जीनों की संख्या हो सकती है। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट के द्वारा पूर्ण रूप से स्टडी की गई, रिजल्ट निकल के आया, तब एक्चुअल में पता चला कि 80,000 से 1 लाख नहीं होते हैं, 30,000 से 35,000 तक क्या होते हैं, कुल जीनों की आपकी संख्या होती है। इसके साथ साथ में इस प्रोजेक्ट में यह भी पता चला कि जितने भी आपके व्यक्ति है, जितने भी होमोसेपियंस है, उन सबका 99.1% होता है, वो डीएनए क्या होता है, सबका क्या होता है, एकदम सेम होता है। वो सबका क्या होता है, आपका एकदम सेम होता है। याद रखना, मेरा डीएनए ले लीजिए, आपका डीएनए ले लीजिए, जो 99 पॉइंट जो आपका 9% रहेगा, ये आपका और मेरा डीएनए क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। ये किस चीज के द्वारा पता चला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा पता चला था। अब जो आपका बच गया कितना, 0.1% बच गया, ये क्या होता है, सबके अंदर अलग अलग होता है। इसको VNTR के नाम से भी जाना जाता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीटेड्स के नाम से जाना जाता है। ये अपन ने जिस टाइम PCR पढ़ी थी, उस टाइम पे अपन ने इसको और अच्छे से देख लिया था कि यही आपका पता लगाता है। जो भी क्राइम वगैरह होता है ना, जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपन करते हैं, तो वो पता किसके द्वारा चलती है, वो पता चलती है जो आपका 0.1% है ना, यही पता चलता है कि आपका डीएनए और मेरे डीएनए में कितना अंतर है। बाकी 99.9% क्या होता है, सबका एकदम
सेम होता है। अगला आ जाता है कोडिंग डीएनए क्या होता है, कम होता है, और नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है, अपने अंदर सबसे ज्यादा होता है। मतलब जो डीएनए क्या होगा, कोडिंग वाला होगा, वो क्या होता है, उसकी मात्रा कम होती है, एंड नॉन कोडिंग वाले डीएनए की मात्रा ज्यादा होती है। ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में पता चला। इसके अलावा जीन की जो एवरेज साइज होती है, वो साइज लगभग 3000 बेस पेयर की होती है। ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा अपन ने पता कर लिया था। इसके साथ साथ में सबसे बड़ा जो जीन होता है वो मस्कुलर आपका डायस्ट्रोफी होता है, या ना बोले तो जो आपका मस्कुलर डायस्ट्रोफी आपका सबसे बड़ा क्या होता है, आपका जीन होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, आपका जीन होता है। लगभग कितना होता है, 2.4 मिलियन बेस पेयर का क्या होता है, आपका ये जीन होता है। जबकि केवल 2% जीनोम होते हैं। ये 2% जीनोम ही क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, कोड करने का काम करता है। ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा आपको क्या चला था, अपन लोगों को पता चला था। इसके साथ साथ के अंदर जो नॉन कोडिंग डीएनए था, इस नॉन कोडिंग डीएनए की मात्रा क्या थी, आपकी क्या होती है, अधिक होती है। अभी अपन ने बात की ना, नॉन कोडिंग डीएनए ज्यादा होता है, कोडिंग डीएनए कम होता है। जो नॉन कोडिंग डीएनए था, इसी नॉन कोडिंग डीएनए को रिपीटेटिव डीएनए या जंक डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक नंबर के अंदर आ जाता है कि रिपीटेटिव डीएनए या जंक डीएनए क्या होता है। तो याद रखना, जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है, इस नॉन कोडिंग डीएनए की मात्रा जब अधिक होती है, या नॉन कोडिंग डीएनए को ही अपन रिपीटेटिव डीएनए या जंक डीएनए के नाम से जानते हैं। इसके साथ में रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संरचना बनाए रखता है और जैव विकास के अंदर क्या करता है, ये योगदान करता है। बोले तो जो आपका नॉन कोडिंग डीएनए रहता है, रिपीटेटिव डीएनए या जिसको जंक डीएनए अपन बोलते हैं, यही क्या करता है, जो आपके क्रोमोसोम होती है, इनकी स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। और जो आपका बायोलॉजिकल आपका जो इवोल्यूशन होता है, इस इवोल्यूशन के अंदर यही आपका रिपीटेटिव डीएनए या इसको जंक डीएनए बोल लीजिए या नॉन कोडिंग डीएनए बोल लीजिए, यही क्या करता है, जैव विकास और गुणसूत्रों की संख्या बनाए रखने के अंदर हेल्पफुल होता है। अब यहां पर एक दो पॉइंट आ जाते हैं एक एक नंबर में, ये आपको थोड़े से याद रखने क्या क्या होता है। सबसे पहला आ जाता है एसएनपी, जिसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। ये एसएनपी क्या होता है, तो एसएनपी का बस आपको ये पता लगना है कि मानव डीएनए में लगभग क्या होता है, 1.4 मिलियन जो स्थान है वो ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, अंतर आपको देखने को मिलता है। उसी को क्या बोला जाता है, एसएनपी बोला जाता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ में सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, एक नंबर में यह भी आ सकता है। तो सैटेलाइट डीएनए मानव डीएनए का वो भाग होता है जो अन्य डीएनए भागों के घनत्व से क्या होता है, भिन्न होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। इनमें छोटे न्यूक्लियोटाइड के क्या पाए जाते हैं, क्रम पाए जाते हैं। और यह है नॉन कोडिंग जो आपका डीएनए होता है, इस नॉन कोडिंग डीएनए का ही भाग होता है। तो यह भी चीज आपको याद रखना है सैटेलाइट डीएनए के बारे में। फिर आ जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, जो आपका कंप्यूटर होता है, स्टैटिक्स होता है, इनका उपयोग करने के जो भी जैविक इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करना बोले तो संग्रहण करना, अध्ययन करना बोले तो स्टडी करना, एवं उनका यूज करना ही क्या कहलाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती है। बायो का मतलब हो गया जैविक, इन्फॉर्मेटिक्स का हो गया सूचनाओं को, मतलब जैविक सूचनाओं का क्या करना, आपको स्टोर करना, उन पे स्टडी करना, उनका यूज करना ही क्या कहलाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। हर एक वर्ड के अंदर उसी का आंसर है, वो आंसर आपको छिपा हुआ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन की बात करें तो जो आपकी मेडिकल साइंस थी, इस मेडिकल साइंस में इसका यूज किया गया है। जो आपकी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसका, जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए जो मुख्य कारक होते हैं, मुख्य जो फैक्टर होते हैं, कारण होते हैं, एंड इसके लिए जो भी जरूरी जीन होते हैं, उन जीन का पता लगाने के अंदर जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, फॉर एग्जांपल जो आपका कैंसर हो गया, अल्जाइमर्स हो गए, इन सब का पता लगाने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो मील का पत्थर आपका साबित हुआ था। अगला आ जाता है जीन थेरेपी। मान लीजिए कि खराब जीन को सही जीन से बदलने की तकनीकी होती है। इस तकनीकी को जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो डेटा था, उस डेटा का क्या बनाया गया, आधार बनाया गया, और उसके बेसिस पे ही जो आपकी जीन थेरेपी है, इस जीन थेरेपी को मतलब जो भी पुराना जीन है उसको नए जीन के द्वारा किस तरह से रिप्लेसमेंट करेंगे, ये सारा का सारा डेटा किसमें लिखा हुआ है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर लिखा हुआ है।
इसके अलावा जो आपका ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, बोले तो इंसानों के जो इतिहास हो गए, उनके पूर्वज हो गए एंड जो उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गए, उनको बेहतर ढंग से समझने के लिए भी आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये काफी ज्यादा क्या था, आपका यूजफुल था। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। अब जो अगला है, ये अगला वो आ जाता है जो भी अपन ने जो भी चीजें पढ़ी अभी तक, ये वाली स्लाइड यदि आप एग्जाम में बना के आ जाते हैं, हर बार मैं आपको एक स्लाइड देता हूं, जितने भी अपने टॉपिक होते हैं लास्ट में मैं आपको एक स्लाइड बना के देता हूं। यदि ये पूरा चार्ट आप या तो स्टार्टिंग में बना देते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है उससे पहले, या फिर आप लास्ट में बना देते हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि इन स्लाइड को आप सबसे पहले एग्जाम के अंदर बनाएं। पहले आप बना दोगे ना, तो बीच में यदि आप उसके बाद में कुछ भी लिख दोगे, इतना भी आपको आइडिया नहीं है, कुछ भी आप लिख दोगे तो एग्जाम में उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यदि पहली बार में ही समझ में आ जाएगा उसको, तो वो आगे नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही आपको क्या दे देगा, मार्क्स दे देगा। वही चीज थी कि सबसे पहला पॉइंट तो आ गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये इसकी ड्यूरेशन क्या थी, कब स्टार्ट हुआ था, तो 1990 से 2003 तक चला था। लगभग कितना, आपके 13 साल तक ये प्रोजेक्ट चला था। टोटल बेस पेयर की बात करें तो 3 × 10⁹ या बोल सकते हैं 3 बिलियन क्या था, इसका बेस पेयर था। लार्जेस्ट डीएनए कौन सा था, डिस्ट्रोफिन था, या बोले तो इसका बेस पेयर कितना होता है, 2.4 मिलियन बेस पेयर था। सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा था, वाई क्रोमोसोम था, जो क्या थे, 231 जीन क्या थे, इस पे थे। जबकि लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा था, क्रोमोसोम नंबर जो आपका फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम होता है, वो वाला था जिसके अंदर 2968 आपके क्या थे, जीन्स थे। फिर थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्या होती है, डेटा का क्या करना, मैनेजमेंट करना, ये क्या कहलाती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती है। जबकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लोनिंग वेक्टर का भी यूज किया गया था। उस क्लोनिंग वेक्टर का नाम क्या था, याक एंड बैक, जिसको ये को क्या बोलेंगे, हिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बेक को क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के द्वारा अपन जान लेंगे। ये आपका क्या हो जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वैसे एग्जाम में करके होंगे तो अच्छे और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में ये अपने प्ले स्टोर के भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ में ये कुछ सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले एक नए वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। थैंक यू।